दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपके दिमाग में कुछ गुप्त बटन हैं जिन्हें दबाते ही आप अपने आप हाँ कह देते हैं, बिना सोचे समझे। सेल्समैन, मार्केटर, नेता, यहाँ तक कि आपके अपने दोस्त रिश्तेदार भी इन बटनों को दबा सकते हैं। और आज हम शुरू कर रहे हैं वो किताब जो इन सारे राज खोलती है। इन्फ्लुएंस, द साइकोलॉजी ऑफ परसुएजन, डॉक्टर रॉबर्ट सियाल्दिनी की विश्व प्रसिद्ध किताब। आने वाले कई वीडियोस में हम इसे एक एक चैप्टर तोड़कर समझेंगे, ताकि आप या तो इनसे बच सकें या खुद इनका इस्तेमाल करके लोगों को अपनी बात मानने पर मजबूर कर सके। चलिए शुरू करते हैं। डॉक्टर रॉबर्ट सियाल्दिनी दुनिया के सबसे बड़े मनोवैज्ञानिक और मार्केटिंग प्रोफेसर हैं, लेकिन उन्होंने सिर्फ किताबें नहीं पढ़ीं, उन्होंने 3 साल तक अंडर कवर काम किया। यूज्ड कार सेल्समैन बने, फंड रेजिंग कंपनियों में काम किया, टेलीमार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग एजेंसी में घुसे, सिर्फ एक मकसद, देखना कि असल जिंदगी में लोग दूसरों को कैसे मनाते हैं। उनका नतीजा, हम ज़्यादातर फैसले तर्क से नहीं बल्कि दिमाग के ऑटोमेटिक शॉर्टकट से लेते हैं। इन्हें वे कहते हैं वेपन्स ऑफ इन्फ्लुएंस, प्रभाव के हथियार। किताब की शुरुआत में सियाल्दिनी एक हैरान करने वाली कहानी सुनाते हैं। मादा टर्की अपने बच्चों की रक्षा के लिए जान दे देती है। बस एक शर्त है, बच्चे को चीप चीप की आवाज़ करनी चाहिए। वैज्ञानिकों ने मजाक में एक भरा हुआ नेवला, टर्की का दुश्मन, लिया, उसमें स्पीकर डाला और चीप चीप की आवाज़ चलाई। नतीजा, मादा टर्की ने अपने दुश्मन को भी प्यार से गले लगा लिया और पालने लगी। यानी सिर्फ एक ट्रिगर, एक आवाज़ ने उसका पूरा दिमाग हाईजैक कर लिया। हम इंसानों में भी ऐसे ही ट्रिगर हैं। जब कोई इन्हें दबाता है, हम बिना सोचे हाँ कह देते हैं। किताब में कुल 6 बड़े हथियार बताए गए हैं, लेकिन पहले चैप्टर में सियाल्दिनी हमें दिखाते हैं कि ये हथियार इतने खतरनाक क्यों हैं। पहली कहानी, महंगी ज्वेलरी का गलती से बिकना। एक ज्वेलरी की दुकान में कुछ खूबसूरत पत्थरों की ज्वेलरी थी जो महीनों से नहीं बिक रही थी। ओनर छुट्टी पर गईं, उन्होंने सेल्स गर्ल को नोट लिखा, सब कुछ आधे दाम पर कर दो, सेल लगाओ। लेकिन सेल्स गर्ल ने गलती से पढ़ लिया, सब कुछ दोगुने दाम पर कर दो। जब ओनर लौटी तो सारी महंगी ज्वेलरी बिक चुकी थी, दोगुने दाम पर। क्यों? क्योंकि ग्राहक देखते थे इतना महंगा है तो जरूर बहुत अच्छा होगा। दिमाग का एक ऑटोमेटिक नियम चालू हो गया, महंगा बराबर अच्छा। इसी नियम को ट्रिगर करके दुकान ने गलती से सारा स्टॉक बेच दिया। दूसरी कहानी, 5 रुपए की क्लिक विर्र वाली खिलौना। एक महंगा खिलौना था, 80,000 रुपए का, क्रिसमस में बिक नहीं रहा था। स्टॉक खत्म होने के बाद अगले साल फिर लाया गया, लेकिन इस बार दुकान वालों ने जानबूझकर सिर्फ 5 रुपए वाली सस्ती क्लिक विर्र चेन वाली चीज दिखाई। बच्चे उसे देखकर पागल हो गए और माँ बाप से बोले वो महंगा वाला चाहिए। नतीजा, महंगा खिलौना उस साल रिकॉर्ड तोड़कर बिका। क्यों? क्योंकि सस्ते वाले ने महंगे वाले को और ज्यादा आकर्षक बना दिया। यही है कॉन्ट्रास्ट प्रिंसिपल। सियाल्दिनी बताते हैं कि हमारा दिमाग ज्यादातर समय ऑटो पायलट पर चलता है। हमारे पास रोज हजारों फैसले लेने होते हैं, इसलिए हम शॉर्टकट्स इस्तेमाल करते हैं, और यही शॉर्टकट्स वेपन्स ऑफ इन्फ्लुएंस बन जाते हैं। पूरी किताब में जिन 6 बड़े हथियार की बात होगी वो हैं रेसिप्रोसिटी, कमिटमेंट इन कंसिस्टेंसी, सोशल प्रूफ, लाइकिंग, अथॉरिटी और स्कार्सिटी। रेसिप्रोसिटी, हिंदी में इसे हम कह सकते हैं एहसान का बोझ या लेने के बाद देने की मजबूरी। ये नियम इंसानों में ही नहीं, बंदरों और चिंपांजी में भी पाया गया है। जब एक चिंपांजी दूसरे को जुए निकालकर साफ करता है तो दूसरा बाद में उसे खाना देने को मजबूर हो जाता है। इंसानी समाज में ये नियम और भी ताकतवर है। सबसे पुरानी कहावत है, एक हाथ दे दूसरा हाथ ले। सियाल्दिनी कहते हैं जो पहले देता है वही बाद में लेता भी है, और वो भी कई गुना ज्यादा। सियाल्दिनी ने खुद एक जबरदस्त एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने लोगों को आर्ट गैलरी में बुलाया और 2 ग्रुप बनाए। ग्रुप ए को कुछ नहीं दिया गया, ग्रुप बी को बीच में ब्रेक के नाम पर एक कोल्ड ड्रिंक कोका कोला दी गई, सिर्फ 10 रुपए वाली। फिर दोनों ग्रुप से उसी शख्स के लिए रैफल टिकट खरीदने को कहा गया जिसने कोक दी थी। नतीजा चौंकाने वाला था। जिन्हें कोक नहीं मिली उन्होंने औसतन 1-2 टिकट खरीदे, जिन्हें कोक मिली उन्होंने औसतन 5-60 टिकट खरीदे, यानी 400-500% ज़्यादा। और सबसे मज़ेदार बात, कोक देने वाले ने कभी नहीं कहा कि मेरे टिकट खरीदो। बस एक छोटा सा उपकार, और लोग खुद कर चुकाने दौड़े। असली जिंदगी के खतरनाक उदाहरण तो और भी हैरान करते हैं। सुपरमार्केट में फ्री सैंपल मिलता है, चीज का टुकड़ा, नमकीन का दाना। आप लेते ही हो और 70% लोग कुछ ना कुछ खरीद कर ही निकलते हैं। 70-80 के दशक में अमेरिका के एयरपोर्ट पर हरे कृष्ण वाले आते थे। सीधे दान मांगते तो कोई नहीं देता था। फिर उन्होंने ट्रिक बदली। पहले जोर जबरदस्ती एक फूल हाथ में थमा देते थे, मुफ्त उपहार। फिर दान मांगते थे, दान 10 गुना बढ़ गया। लोग फूल कचरे में भी फेंक देते थे, फिर भी दान करते थे। क्यों? एहसान का बोझ। वेटर वाली मिंट ट्रिक तो आपने सुनी ही होगी। 1 मिनट देने से टिप 3% बढ़ जाती है।
2 मिनट देने से 14%। और अगर वेटर पहले 1 मिनट दे फिर मुस्कुराते हुए दूसरी मिनट दे, जैसे पर्सनल गिफ्ट हो, तो टिप 23% तक बढ़ जाती है। रेसिप्रोसिटी के 2 और खतरनाक वर्जन हैं। पहला है छोटी रियायत का जाल। पहले बहुत बड़ी मांग करो, फिर पीछे हटकर छोटी मांग करो, लोग हाँ कह देते हैं। उदाहरण के लिए, क्या आप 2 साल तक वॉलंटियर करेंगे? जवाब नहीं। तो क्या 2 घंटे के लिए एक बच्चे को पार्क घुमा देंगे? जवाब हाँ। असल में दूसरा वाला काम ही असली टारगेट था। दूसरा है टीवी शॉपिंग वाली ट्रिक। ये ब्लेंडर सिर्फ 2999 रुपए का, लेकिन रुकिए, अभी और नहीं खत्म हुआ, हम आपको फ्री में 5 एक्स्ट्रा ब्लेड भी दे रहे हैं। लोग तुरंत ऑर्डर कर देते हैं। क्यों? लगा कि कंपनी ने एक्स्ट्रा दिया। सियाल्डीनी कहते हैं रेसिप्रोसिटी का नियम इतना ताकतवर है कि लोग उन लोगों को भी कुछ दे देते हैं जिन्हें वो पसंद नहीं करते, जिन्होंने पहले कुछ नहीं दिया, जिनके बारे में उन्हें पता है कि वो धोखेबाज हैं। यानी ये नियम दिमाग को पूरी तरह हाईजैक कर लेता है। तो दोस्तों, अगली बार कोई आपको फ्री में कुछ भी दे, चाय का कप, पेन, सैंपल फूल, कुछ भी, तो सावधान हो जाइए। कहीं आप एहसान के बोझ तले दबकर अपनी जेब न खाली कर बैठें। दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरे सबसे खतरनाक हथियार की, जिसका नाम है कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी। यानी एक बार जुबान से हाँ निकल गई तो फिर पीछे हटना नामुमकिन हो जाता है। चाहे बाद में पता चले कि हम गलत थे, तब भी हम अपनी बात पर अड़े रहते हैं, क्योंकि हम अपने आप को कंसिस्टेंट दिखाना चाहते हैं। सियाल्डीनी कहते हैं कि हमारा दिमाग खुद को एक जैसा रखना बहुत पसंद करता है। अगर हमने एक बार कुछ कहा या कुछ किया, तो बाद में उसी रास्ते पर चलते रहना हमारे लिए आसान और आरामदायक लगता है। यही कमजोरी दूसरों के लिए सबसे बड़ा हथियार बन जाती है। सबसे मजेदार ट्रिक तो ये है, छोटी शुरुआत करो, बड़ा फायदा लो। जैसे कोई एनजीओ वाला आता है, पहले कहता है, क्या आप कैंसर जैसी बीमारी को खत्म करना चाहते हैं? आप हाँ कहते हैं। फिर कहता है, बस एक पोस्टर पर साइन कर दीजिए। आप कर देते हैं। 1 हफ्ते बाद वही आदमी आता है, अब आप 5000 रुपये का चेक काट कर दे देते हैं, क्योंकि आप अपने आप को कंसिस्टेंट दिखाना चाहते हैं। चीन के कैद खाने में भी यही हुआ। पहले कैदियों से कहलवाया जाता था कि कम्युनिज्म में कुछ अच्छी बातें भी हैं, बस हाँ कहलवाते थे। फिर धीरे धीरे वे खुद कम्युनिस्ट हो गए, क्योंकि उनका दिमाग कह रहा था कि मैंने तो पहले भी कहा था कि कुछ अच्छा है, तो अब पूरी तरह मान लेना चाहिए। सियाल्डीनी बताते हैं कि लिखित कमिटमेंट सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि लिखा हुआ देखकर हम खुद को झूठा नहीं मान सकते। भारत में भी देख लो, शादी के कार्ड पर लिखा होता है, आपकी शुभकामनाएं अपेक्षित है, और आप बिना बुलाए भी लिफाफा लेकर पहुंच जाते हैं, क्योंकि आपने पहले आरएसवीपी में हाँ कर दिया था। एक और भारतीय उदाहरण, वजन कम करने का जिम ज्वाइन करते वक्त आप फॉर्म भरते हैं, जिसमें लिखते हैं, मैं रोज व्यायाम करूंगा। पहले दिन तो जाते हैं, लेकिन बाद में नहीं जाते, फिर भी फीस भरते रहते हैं, क्योंकि आपने लिखकर कमिट किया था कि मैं फिट रहना चाहता हूं। अब पीछे हटना मतलब खुद को बेवकूफ़ मानना। सियाल्डीनी की सबसे बड़ी चेतावनी ये है कि अगर आपने एक बार गलत बात पर भी हाँ कर दी, तो आपका दिमाग आपको उसी गलत रास्ते पर ले जाता रहेगा, क्योंकि कंसिस्टेंट रहना हमारे लिए अपनी इज्जत बचाने जैसा है। तो अगली बार कोई आपसे छोटी सी हाँ भी मांगे, खासकर लिखित बुक में, तो रुक जाइए, सोचिए, क्योंकि वो छोटी हाँ कल को आपकी जेब खाली करवा सकती है, आपका वोट बदलवा सकती है, यहाँ तक कि आपका पूरा विश्वास बदल सकती है। दोस्तों, अब आते हैं तीसरे और सबसे डरावने हथियार पर, जिसका नाम है सोशल प्रूफ। यानी भीड़ जो कर रही है वही सही लगने लगता है, भले ही वो बिल्कुल गलत क्यों ना हो। सियाल्डीनी कहते हैं कि हमारा दिमाग जब कंफ्यूज होता है, जब हमें पता नहीं चलता कि सही क्या है, तब वो सीधे देखता है कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं और वही करने लगता है। ये आदत बचपन से हमारे अंदर बैठी हुई है। जब मम्मी कहती थी कि देखो सारे बच्चे दूध पी रहे हैं, तुम भी पी लो, तो हम पी लेते थे। अब सबसे खतरनाक उदाहरण देखिए। 1964 में न्यूयॉर्क की एक लड़की कैथी का मर्डर हुआ था। रात के समय पूरी बिल्डिंग के सामने 38 लोग खिड़कियों से देख रहे थे। कोई चिल्लाया, कोई रोया, लेकिन एक भी शख्स ने पुलिस को फोन नहीं किया। सब सोचते रहे कि कोई और कर देगा। नतीजा, लड़की मर गई। बाद में जब पूछा गया तो सबने एक ही जवाब दिया, हमें लगा बाकी लोग कुछ नहीं कर रहे हैं तो शायद कोई बड़ी बात नहीं है। ये है सोशल प्रूफ का सबसे काला सच। जब बहुत सारे लोग कुछ नहीं करते तो हम भी कुछ नहीं करते, चाहे सामने कोई मर ही क्यों ना रहा हो। अब एक मजेदार मिसाल देखिए। एक बंदा सड़क पर खड़ा होकर ऊपर आसमान की तरफ देखने लगा। पहले लोग हंसते हुए निकल गए, लेकिन जैसे ही 4-5 लोग रुककर ऊपर देखने लगे, 10 मिनट में पूरी सड़क पर 200 लोग खड़े होकर ऊपर देख रहे थे, जबकि ऊपर कुछ था ही नहीं, बस बादल थे। सिर्फ 5 लोगों ने देखना शुरू किया और पूरी भीड़ ने मान लिया कि ऊपर कुछ जरूर है।
भारत में तो ये हर गली में चलता है। मंदिर के बाहर लंबी लाइन लगी हो तो हम भी लग जाते हैं, बिना पूछे कि किस बात की लाइन है। नया ढाबा खुला, लोग फोटो खींच रहे हैं तो हम भी चले जाते हैं खाना खाने। टीवी सीरियल में हंसी की आवाज़ क्यों डालते हैं? क्योंकि घर में अकेले बैठकर देखते हैं तो हंसी नहीं आती, लेकिन जैसे ही कृत्रिम हंसी की आवाज़ आती है हम भी हंस पड़ते हैं। हमें लगता है बाकी लोग हंस रहे हैं तो मजाक अच्छा ही होगा। सबसे बड़ा धमाका तो ऑनलाइन मार्केटिंग में हुआ है। अगर किसी प्रोडक्ट के नीचे लिखा हो 28,473 लोग खरीद चुके हैं तो हम बिना सोचे खरीद लेते हैं। अगर लिखा हो सिर्फ 12 लोग खरीद चुके हैं तो सोचते हैं शायद अच्छा नहीं है, जबकि हो सकता है प्रोडक्ट अभी नया ही आया हो। एक रेस्टोरेंट में एक्सपेरिमेंट किया गया, 2 मेन्यू बनाए। एक में लिखा सबसे पॉपुलर डिश चिकन टिक्का, दूसरा मेन्यू बिल्कुल वैसा ही लेकिन बिना सबसे पॉपुलर के। सिर्फ ये 2 शब्द लिखने से चिकन टिक्का की सेल 300% बढ़ गई। लोग सोचते हैं जब इतने लोग खा रहे हैं तो अच्छा ही होगा। सियालडीनी ने एक और हैरान करने वाला प्रयोग बताया। नाइट क्लब के बाहर लाइन लगी थी लेकिन अंदर जगह खाली थी, फिर भी लोग लाइन में लगे रहे क्योंकि बाहर से लग रहा था कि अंदर बहुत भीड़ है तो जरूर मजा आ रहा होगा। असल में लोग भीड़ के पीछे लगे थे, भीड़ के अंदर नहीं। भारत में चुनाव में भी यही होता है। कोई कहता है इस बार तो लहर है, सब वोट उसी को दे रहे हैं तो हम भी दे देते हैं, बिना सोचे कि हमारा अपना मुद्दा क्या है। सबसे खतरनाक बात तब होती है जब सोशल प्रूफ गलत हो जाए। जैसे स्टॉक मार्केट में अफवाह उड़ती है सब बेच रहे हैं तो हम भी बेच देते हैं, बाद में पता चलता है सबने गलती की। सियालडीनी की चेतावनी है, जब भी आपको लगे कि आप सिर्फ इसलिए कुछ कर रहे हैं क्योंकि बाकी लोग कर रहे हैं तो 1 सेकंड रुकिए, पूछिए क्या ये सच में सही है या मैं सिर्फ भीड़ के पीछे भाग रहा हूं। क्योंकि भीड़ हमेशा सही नहीं होती। भीड़ ने गलत ट्रेन भी पकड़ ली तो सब गलत जगह पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों, अगली बार लाइन में लगने से पहले, फोन पर रिव्यू देखने से पहले सोचिए क्या आप सच में सोच रहे हैं या सिर्फ भीड़ के गुलाम बन रहे हैं। अब बारी आती है चौथे और सबसे मीठे हथियार की, जिसका नाम है लाइकिंग। यानी हम उन लोगों की हर बात मान लेते हैं जिन्हें हम पसंद करते हैं, चाहे वो बात बिल्कुल गलत ही क्यों ना हो। सियालडीनी कहते हैं कि हमें सबको पता है ये बात, लेकिन हम मानते ही नहीं। अच्छा लगने वाला इंसान आएगा, मुस्कुराएगा, तारीफ करेगा और हम उसकी हर बात पर हाँ कर देंगे, भले ही हमें नुकसान हो रहा हो। सबसे बड़ा उदाहरण देखिए, टपरवेयर होम पार्टी। अमेरिका में एक कंपनी प्लास्टिक के डब्बे बेचती थी, दुकानों में नहीं बिकते थे। फिर उन्होंने तरीका बदला, घर पर पार्टी करो, दोस्तों को बुलाओ, गेम खेलो, चाय नाश्ता करो और फिर प्रोडक्ट दिखाओ। नतीजा, बिक्री आसमान छूने लगी, क्योंकि सामान कोई अजनबी नहीं, आपकी अपनी सहेली बेच रही थी जिसे आप पसंद करती थीं। आज भी भारत में ज्वेलरी, बर्तन, कॉस्मेटिक्स की इसी तरह होम पार्टियां चलती हैं। हम अपनी दोस्त की ना नहीं कर पाते। एक रिसर्च में पता चला कि अच्छे दिखने वाले लोगों को कोर्ट में कम सजा मिलती है। वही अपराध लेकिन खूबसूरत चेहरा देखकर जज भी नरम पड़ जाता है। अच्छे कपड़े, अच्छी मुस्कुराहट और सजा कम। भारत में तो ये रोज चलता है। कोई सुंदर सेल्स गर्ल आए साड़ी में, मुस्कुराते हुए बोले भैया ये क्रीम आपके लिए ही बनी है, तो हम बिना सोचे ले लेते हैं। घर आकर देखते हैं क्रीम तो फटी हुई है, फिर भी गुस्सा नहीं करते क्योंकि वो अच्छी लग रही थी। सियालडीनी ने 5 बड़ी वजहें बताई जिनसे हम किसी को पसंद करने लगते हैं। पहला, शारीरिक आकर्षण। खूबसूरत लोग जो कहें हम मान लेते हैं। दूसरा, समानता। जिसके कपड़े, गांव, शौक हमारे जैसे लगते हैं उसकी बात तुरंत हाँ हो जाती है। सेल्समैन पहले पूछता है अरे आप भी राजस्थान से हैं, मैं भी वहीं का हूँ, और बात बन गई। तीसरा, तारीफ। इंसान को अपनी तारीफ सुनने की आदत होती है, चाहे झूठी ही क्यों ना हो। सेल्समैन बोले मैडम आप तो मॉडल जैसी लग रही हैं, और 5,000 की साड़ी बिक जाती है। चौथा, बार बार संपर्क। जितना ज़्यादा किसी को देखते सुनते हैं उतना ही पसंद करने लगते हैं। इसीलिए कंपनी वाले पहले कई बार फ्री में चाय पिलाते हैं, फ़ोन करते हैं, फिर प्रोडक्ट बेचते हैं। 5वां, अच्छी चीज़ों से जोड़ना। सेल्समैन बोले ये प्रोडक्ट सचिन तेंदुलकर भी यूज़ करते हैं या आपके जैसे समझदार लोग ही इसे लेते हैं, तो हम तुरंत हाँ कर देते हैं। सबसे खतरनाक उदाहरण कार सेल्समैन का है। पहले आपको कार दिखाता है, फिर कहता है सर आप इस कार में बहुत अच्छे लग रहे हैं, चाय पिलाता है, अपना गांव जोड़ता है, आपकी तारीफ करता है और आप वो कार ले लेते हैं जो आपको चाहिए ही नहीं थी। भारत में शादी तय करते वक्त भी यही होता है। लड़का अच्छा लग रहा है, हंस रहा है, अच्छे कपड़े पहने हैं, तो घरवाले बोलते हैं बस हो गया, यही चाहिए। बाद में पता चलता है नौकरी भी नहीं है, लेकिन लाइकिंग ने अपना काम कर दिया। सियालडीनी की सबसे बड़ी चेतावनी ये है कि जब भी कोई आपकी बहुत तारीफ करे, बहुत मुस्कुराए, बहुत समानता दिखाए, तो 1 सेकंड रुकिए। पूछिए क्या मैं इसलिए हाँ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, या सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे ये इंसान पसंद आ रहा है। क्योंकि जो हमें पसंद आता है वो हमें लूट भी सबसे आसानी से लेता है। तो दोस्तों, अगली बार कोई बहुत अच्छा व्यवहार करे, बहुत तारीफ करे, तो मुस्कुराइए, शुक्रिया बोलिए, लेकिन जेब पर हाथ रखिए।
दोस्तों, अब आता है पांचवा और सबसे डरावना हथियार, अथॉरिटी। यानी अगर किसी ने डॉक्टर का सफेद कोट पहन लिया, पुलिस की वर्दी डाल ली या मुंह से बोला मैं आईएएस हूं, प्रोफेसर हूं, डॉक्टर हूं, तो हमारा दिमाग तुरंत घुटने टेक देता है। हम सवाल करना भूल जाते हैं, भले ही सामने वाला पूरी तरह गलत हो। सियालदीनी कहते हैं कि ये हमारी जान बचाने के लिए बना हुआ शॉर्टकट है। बचपन से माँ बाप, टीचर, डॉक्टर, पुलिस सबको मानने की आदत पड़ जाती है, लेकिन आजकल इसका गलत इस्तेमाल बहुत हो रहा है। सबसे हैरान करने वाला एक्सपेरिमेंट देखिए। अस्पताल में नर्स को फोन आता है। डॉक्टर कहते हैं एक मरीज को अभी 20 मिलीग्राम की दवा दे दो। असल में वो डॉक्टर नहीं था, बस कोई रिसर्चर था जो फोन करके टेस्ट कर रहा था। दवा की डोज खतरनाक थी, लिखने का भी ऑर्डर नहीं था, फिर भी 95% नर्स दवा देने को तैयार हो गई, सिर्फ इसलिए कि फोन पर आवाज में आत्मविश्वास था और बोला गया मैं डॉक्टर हूं। भारत में तो ये हर गली में चलता है। कोई सफेद कोट पहनकर क्लिनिक खोल ले, बोर्ड पर लिख दे डॉक्टर शर्मा MBBS MD, हम लाइन लगाकर जाते हैं। बाद में पता चलता है वो कंपाउंडर था, लेकिन कोर्ट ने अपना काम कर दिया। एक और रिसर्च हुई। सड़क पर ट्रैफिक सिग्नल के पास एक आदमी खड़ा था। साधारण कपड़ों में था तो सिर्फ 30% लोग उसकी बात मानकर रुकते थे। जब उसी आदमी ने सूट टाई पहन ली और हाथ में फाइल ले ली तो 90% लोग रुक गए, सिर्फ कपड़े बदलने से। भारत में सबसे बड़ा उदाहरण देखिए, फर्जी बाबा और फर्जी डॉक्टर। सफेद कुर्ता, दाढ़ी बढ़ाई, माला डाली, बोर्ड पर लिख दिया विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषी, और लोग लाखों रुपए देकर आशीर्वाद लेने पहुंच जाते हैं। मार्केटिंग में भी यही चलता है। कोई क्रीम बेचनी हो तो ऐड में डॉक्टर का कोट पहनाकर बोलवाते हैं मैं डॉक्टर हूं, मैं गारंटी देता हूं ये असर करेगी। हम बिना सोचे खरीद लेते हैं। दांत का पेस्ट भी डॉक्टर रेकमेंडेड लिखा हो तो लगता है सच में डॉक्टर यूज करते होंगे। सियालदीनी ने 3 सबसे बड़े ट्रिगर बताए जो अथॉरिटी को तुरंत चालू कर देते हैं। पहला, टाइटल। डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, IAS कुछ भी बोल दो, दिमाग झुक जाता है। दूसरा, कपड़े। सफेद कोट, वर्दी, सूट टाई, साफ सुथरा लुक। तीसरा, प्रतीक। बड़ी गाड़ी, महंगा फोन, नाम के आगे पद, विजिटिंग कार्ड। भारत में तो लोग विजिटिंग कार्ड छपवाते हैं। डॉक्टर राजेश कुमार PhD, लंदन यूनिवर्सिटी लिख देते हैं, जबकि PhD फर्जी होती है, लेकिन कार्ड देखकर हम मान लेते हैं। सबसे खतरनाक बात यह है कि अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल सबसे ज्यादा भरोसेमंद जगहों पर होता है। अस्पताल, बैंक, कोर्ट, सरकारी दफ्तर, वहां हम सवाल ही नहीं करते। सियालदीनी की सबसे बड़ी चेतावनी है, जब भी कोई आपको अपना टाइटल, डिग्री, पद, कोट, वर्दी दिखाए और कहे कि मेरी बात मानो, तो 1 सेकंड रुकिए, पूछिए 2 सवाल। पहला, ये इंसान सच में अथॉरिटी है या सिर्फ दिखावा है? दूसरा, ये अथॉरिटी मेरे फायदे में इस्तेमाल हो रही है या किसी और के? क्योंकि सफेद कोट पहनकर कोई आपको जहर भी पिला सकता है और आप मुस्कुराते हुए पी लोगे। तो दोस्तों, अगली बार कोई बोले मैं डॉक्टर हूं, मैं अफसर हूं, मैं एक्सपर्ट हूं, तो सम्मान दीजिए, लेकिन अपना दिमाग बंद मत कीजिए। दोस्तों, अब आखिरी और सबसे खतरनाक हथियार आ गया है, स्कैरसिटी। यानी जिस चीज के बारे में लगे कि ये कम है, खत्म होने वाली है या कोई और ले लेगा, हम उसे तुरंत चाहिए मान लेते हैं, चाहे हमें उसकी जरूरत हो या ना हो, चाहे कीमत दुगनी ही क्यों ना हो। सियालदीनी कहते हैं कि हमारा दिमाग ये सोचता है कि जो चीज कम है वो जरूर खास है, और जो चीज जाने वाली है वो कभी वापस नहीं आएगी। इसी डर का फायदा उठाकर लोग हमें उल्लू बनाते हैं। सबसे मशहूर उदाहरण देखिए। एक मीट की दुकान में एक्सपेरिमेंट हुआ। पहले दिन बोर्ड लगाया बीफ उपलब्ध है, बिक्री नॉर्मल रही। दूसरे दिन बोर्ड बदल दिया, बीफ सीमित मात्रा में उपलब्ध है। उसी दिन बिक्री 10 गुना बढ़ गई। तीसरे दिन बोर्ड पर लिखा बीफ सिर्फ आज तक है, कल से नहीं आएगा। लोग लाइन लगाकर सारा स्टॉक खाली कर गए। मीट तो वही था, सिर्फ शब्द बदल गए थे। भारत में तो यह हर त्योहार में चलता है। दिवाली से पहले दुकानदार चिल्लाते हैं स्टॉक खत्म होने वाला है, आज आखिरी दिन है। हम बिना सोचे 2-3 सूट ले लेते हैं, बाद में घर आकर देखते हैं एक भी पसंद नहीं आया। ऑनलाइन शॉपिंग में तो कमाल ही हो गया। सिर्फ 3 पीस बचे हैं, 28 लोग अभी ये देख रहे हैं, आखिरी 2 मिनट बचे हैं। जैसे ही ये मैसेज आता है, हमारा दिल धक से करता है और कार्ट में डालकर पेमेंट कर देते हैं। बाद में पता चलता है स्टॉक तो भरपूर था, बस स्कैरसिटी का डर दिखाया था। एक और जबरदस्त रिसर्च हुई। लोगों को एक जार में कुकीज दिखाई गई। एक जार में 10 कुकीज थीं, दूसरे में सिर्फ 2। सबने कहा कि 2 वाली कुकीज ज्यादा स्वादिष्ट लग रही हैं। असल में कुकीज बिल्कुल एक जैसी थी, सिर्फ कम दिखने से लगी ज्यादा कीमती। भारत में शादी के लहंगे और प्रॉपर्टी में तो ये रोज चलता है। ब्रोकर बोलेगा सर ये फ्लैट तो कल तक किसी और ने बुक कर लिया है, आज ही पेमेंट कर दो। हम डर के मारे पूरी कीमत चुका देते हैं।
बाद में पता चलता है फ्लैट 6 महीने से खाली पड़ा था। सियालदिनी ने 2 सबसे बड़े ट्रिगर बताए जो स्कैरसिटी को तुरंत चालू कर देते हैं। पहला, चीज कम होना। जैसे ही लगा कि स्टॉक खत्म होने वाला है, हम पागल हो जाते हैं। दूसरा, प्रतिबंध या रोक। जैसे ही कोई चीज पर बैन लगा या सेंसर हुआ, हम उसे और ज्यादा चाहने लगते हैं। अमेरिका में कोई फिल्म पर बैन लगा तो उसकी टिकट ब्लैक में 10 गुना बिकती है। भारत में भी कोई किताब बैन हुई नहीं कि सब पढ़ने को मरने लगते हैं। सबसे खतरनाक बात यह है कि स्कैरसिटी हमारे दिमाग को इतना अंधा कर देता है कि हम अच्छे बुरे का फैसला करना भूल जाते हैं। बस चाहिए, बस चाहिए। सियालदिनी की आखिरी चेतावनी है, जब भी आपके अंदर घबराहट हो, दिल तेज धड़के और लगे कि अभी नहीं लिया तो चूक जाऊंगा, तो 1 सेकंड रुकिए। पूछिए 2 सवाल। पहला, क्या मुझे ये चीज सच में चाहिए? दूसरा, क्या ये सच में खत्म हो रही है या सिर्फ डर दिखाया जा रहा है? क्योंकि जो चीज सच में कीमती होती है वो कभी चिल्लाकर नहीं बिकती। तो दोस्तों, अगली बार कोई बोले आखिरी पीस है, आज आखिरी दिन है, कोई और ले लेगा, तो मुस्कुराइए, फोन रखिए और सोचिए, क्योंकि स्कैरसिटी ज्यादातर बार झूठी होती है। इन 6 हथियारों को जान लिया आपने। अब आप चाहें तो इनसे बच सकते हैं या चाहें तो इनका इस्तेमाल करके दुनिया को अपनी बात मानने पर मजबूर कर सकते हैं। बस याद रखिए, सबसे बड़ा हथियार आपका अपना दिमाग है, उसे संभाल के रखिए। अगर आपको ये पूरी सीरीज पसंद आई, ये 6 हथियार समझकर आपका दिमाग खुल गया हो, तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, ताकि अगली कोई पावरफुल किताब शुरू हो तो आप सबसे पहले जानें। कमेंट में जरूर लिखिए कि इन 6 हथियारों में से कौन सा हथियार आपके साथ सबसे ज्यादा इस्तेमाल हुआ है। फिर मिलते हैं अगली किताब के साथ। तब तक अपना दिमाग संभाल के रखिए।